अनकही चाहती की चौथे किस्त लेकर हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए अपने नावल को शुरू करते हैं। आज़िब गेट की तरफ बढ़ा तो सामने आयशा चली आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम आज़िब भाई, इसने खुशदिली से सलाम किया। वालेकुम सलाम, इसने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। आयशा को वो इसके बचपन से जानता था। वो मोन्ज़ा की बचपन की दोस्त थी और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी रही थी। वो कभी कभी घर भी आ जाती थी, इसलिए मोन्ज़ा की सारी फैमिली इसे जानती थी। यार ये आज़िब भाई क्यों इतने सड़े सड़े घूम रहे हैं? वो मोन्ज़ा की खैरियत दरियाफ्त करने आई थी। जब इसे पता चला कि उसे बुखार है तो वो बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए फ़ौरन आ गई। अब इसे अचानक बातों बातों में आज़िब याद आया था, जो पहले जब भी मिलता तो बड़ी खुश इखलाकी से हाल चाल पूछता था और स्टडी का भी पूछ लेता था। आज अजीब सा लगा। वो तो हैं ही हिटलर। बाय द वे, तुम्हें कहाँ मिले? तुम्हें कहाँ मिले? तुम तो कह रही थी तुम ड्राइंग रूम में गई ही नहीं। हाँ, वो मुझे गेट पर मिले। तो क्या हिटलर बाबा से मिले बिना चले गए? इसे हैरत हुई। ये किसी को इनकलाबात से नवाज रही हो। उस्मान भी मोन्ज़ा के लिए ये किस को अलकबात से नवाज रही हो। उस्मान भी मोन्ज़ा के लिए परेशान सा जल्दी घर आ गया और इसे कहीं जाना भी था। दोनों को किचन में देखा तो इधर ही आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज इतनी जल्दी खैरियत? खुशगवार हैरत से बोली। उस्मान हमेशा लेट ही आता था। हाँ, वो असद बुला रहा था, इसके साथ जाना है, लेकिन इससे पहले तुम्हारा चेकअप करवाने जाना है। मैं कहीं नहीं जा रही, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। क्यों बहाना नहीं चल रहा? फ्रेश होकर आता हूँ, तुम लोग रेडी रहना। वापसी पर आयशा को भी ड्रॉप कर देंगे। वो आयशा से बरह रास्त बात से गरीज बरत रहा था और आयशा जब से वो आया था, खामोशी से नज़रें अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट पर जमाए बैठी थी और दिल की जो हालत थी वो बयान से बाहर थी। मोन्ज़ा एक एक चीज़ नोट कर रही थी। ये क्या हलचल रहा है मोन्ज़ा? ये क्या चल रहा है? मोन्ज़ा ने मशकूक नज़रों से घूरा था कि क्या आयशा एकदम गड़बड़ाई थी। यही जो मैं नोट कर रही हूँ, क्या ये सच है? वो मसनवी खफगी से बोली। हम आयशा, मैं हाँ में गर्दन हिलाती थी और मोन्ज़ा ने इसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। शर्म तो नहीं आती? मुझे क्यों नहीं बताया? इसे खुशी तो बहुत हुई थी, लेकिन अभी आयशा से डरने का मूड था। और यकीनन यही बात तुम मुझे बताना चाह रही थी। शुरू से बताओ सारी तफसील मुझे, अभी की अभी। इसने ऑर्डर जारी किया। कोई तफसील नहीं है अभी। लास्ट वीक की बात है जब उस्मान ने मुझे प्रपोज़ किया। आयशा शर्माते हुए बोली थी। "अ, ओए होए, बड़ा शर्माया जा रहा है। मोन्ज़ा ने इसे छेड़ना अपना फ़र्ज़ समझा था। भाई तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अच्छा बताओ लड़की, तुमने क्या फ़ौरन हाँ कर दी? थोड़ा भाव तो खाती। वो अब अपनी टोन पर आ चुकी थी। कल वाले वाक़ये के असरात ख़त्म हो चुके थे। क्यों वो अपना गुस्सा आज़िब पर निकाल चुकी थी। नहीं, मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अब कहना चाह रही थी, हिम्मत ही नहीं हुई। आयशा अफसोस से बोली थी। सीधी तरह बोलो, मैं कबाब में हड्डी बनी बैठी थी। मोन्ज़ा ने मुंह बनाया। और तुम क्या जवाब दे? इसने मशकूक नज़रों से देखा था। इनकार करना है? मैंने जाहिर सी बात है। अब आयशा की बारी थी तंग करने की। ओहो, क्यों? इतने अच्छे तो हैं मेरे भाई, तुम्हें क्या तकलीफ़ है जो तुम इनकार करोगी? मोन्ज़ा शौक से बोली थी। इसके अंदाज़ पर आयशा की हंसी छूट गई। दफ़ा हो जाओ बदतमीज़, डरा दिया मुझे। तुम कोई पहली लड़की हो जिसे भाई ने पसंद किया, वरना लड़कियां
लड़कियों और शादी के नाम से तो ऐसे भागते हैं जैसे कोई जिन भूत हो। वो फुल एक्टिंग करते हुए बोली थी और आयशा हंसती चली गई, फिर एकदम खामोश हो गई। क्या हुआ मोन्ज़ा? मोन्ज़ा ने इसे पुकारा। कुछ नहीं यार, मुझे अभी डर लग रहा है। आप लोगों की हमारी फैमिली स्टेटस में बहुत फ़र्क है, और मैं उस्मान से भी यही कहूँगी कि वो मेरी मम्मा और भाई ज जवेरिया के वालिद इस दुनिया में नहीं है। जो मेरी मम्मा और भाई से बात कर लें, अगर इन्हें कोई एतराज़ ना हुआ तो मुझे क्या हो सकता है। बिलाशुबा वो एक अच्छी बेटी थी जिसके लिए इसके घर वालों की राय अपने पसंद से पहले आती थी। अरे इसमें डरने की क्या बात है, हमारे लिए स्टेटस कोई मायने नहीं रखता, और हम जल्द आएंगे तुम्हारे घर बात करने, प्रॉमिस यू। फिर भी तुमने पर्सनली भाई से कहना है तो कोई बात नहीं, आखिर वो शरारत से बोली तो आयशा ने कुशन उठाकर इसे दे मारा। वो बात करती करती मोन्ज़ा के रूम में आ गई थी, क्योंकि मोन्ज़ा को डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी होना था, लेकिन अब वो इरादा बदल चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? डफ़र कभी मिल भी लिया करो, तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग का कोई फ़ायदा है? असद ऑफिस से सीधा आजिब से मिलने आया था। असद, आजिब और उस्मान बहुत अच्छे दोस्त थे और हर जगह साथ पाए जाते थे, लेकिन जब से आजिब की फ़ोर्स ज्वाइन की थी, वो इन्हें टाइम नहीं दे पाता था। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हें तो पता है टफ रूटीन इसका ऑफ टाइम हो चुका था, इसलिए वो चीज़ें समेट रहा था। चलो, मैंने उस्मान को कॉल की है, वो आ जाए तो आज एक साथ डिनर करते हैं। असद सब प्लान कर चुका था। ओके, आजिब का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी हामी भर ली। कभी कभी हमें अपनों के लिए बहुत कुछ करना होता है। पूछोगे नहीं किस खुशी में डिनर? वो जैसे खुद ही बताने को बेताब था। हाँ भाई, मैं भी सोचूं, तुम इतने सखी कब से हो गए? आजिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। बको मत, तुम्हें मैं अपनी जेब से काफ़ी डिनर्स करवा चुका हूँ, बारी तो तुम्हारी बनती है। चलो, तुम्हें माफ़ किया। असद जैसे आज लड़ने के मूड में नहीं था। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैं तुम्हें करवा ही देता। अच्छा बताओ, किस खुश खुश हातिम खुशी किस खुशी हातिम ताई बने हो? वो हमेशा असद और उस्मान के साथ गुजरने वाला वक्त एंजॉय करता था। अरे तुम्हें किसी ने बताया नहीं, मेरी इंगेजमेंट की खुशी में ताया जान ने बात कर ली है। इधर से हाँ में जवाब भी मौसूल हो चुका है। सुबह दादू आ जाएंगी तो कोई रस्म भी हो जाएगी। असद लापरवाही से बोला था। सिर्फ इसके तासीरात देखने की खातिर आजिब के लब भीज गए। वो चुपचाप बैठा रहा। क्या हुआ असद? क्या हुआ? असद ने इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया। पूछोगे नहीं किससे हो रही है एंगेजमेंट, और क्या मुबारकबाद भी नहीं दोगे? दोस्त, असद आज इससे सब्र का इम्तिहान लेने आया था। जानता हूँ, बहुत मुबारक हो तुम्हें दोस्त, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी चलते हैं, डिनर फिर कभी सही। वो एकदम उठ गया जैसे मज़ीद बैठना मुहाल हो। किस मिट्टी के बने हो आजिब? कब तक खुद से और हम सब से झूठ बोलते रहोगे, भागते रहोगे? मोन्ज़ा के लिए तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी आंखों में नज़र आती है। असद एकदम गुस्से से फट पड़ा था, जैसे ये सब्र की इंतहा थी। वो इसकी खूबसूरत आंखों की तरफ इशारा करते हुए बोला था, और तुम्हें ज़रा बराबर भी ज़रा बराबर शर्म नहीं आ रही अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में मुझसे ऐसी बात करते हुए? अल्फाज थे कि क्या जैसे वो ये फ्यूचर वाइफ कहते कहते अंदर से रेजा रेजा हो रहा था। फॉर फॉर गॉड सेक,
وہ میری گڑیا ہے، چھوٹی سی بہنا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھے تم؟ اسے اس الفاظ پر سخت چڑ ہوئی تھی۔ اس لیے تم ڈنر کرواتے پھر رہے ہو؟ عازب تپانے والے انداز میں بولا۔ بکواس بند رکھو اپنی، میں رانیہ کی بات کر رہا تھا۔ وہ اطمینان سے بولا تھا۔ آج وہ عازب سے اگلوانے آیا تھا اور کچھ حد تک کامیاب رہا تھا۔ کون رانیہ؟ عازب متعجب تھا۔ وہی جس سے میری انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ مونزا کے ماموں کی بیٹی تایا جان نے اس سے بات کی تھی، انہوں نے فوراً ہاں بھی کر دی ہے۔ اب تو دادو کا ویٹ ہے، وہ جیسے اطلاع دے رہا تھا۔ لیکن چچا جان نے تو مجھے کچھ اور۔ وہ چپ ہو گیا۔ جیسے بار بار ذکر کرنا بھی تو عذاب تھا۔ ہاں بابا جان کی خواہش تو تھی، لیکن میں تمہاری فیلنگز جانتا تھا تو کیسے راضی ہو جاتا۔ ویسے بھی میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ بات کرتے کرتے بغور اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر 2 منٹ پہلے والے اضطراب کی جگہ سکون تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ صاف مکر گیا۔ وہ عازب ہی کیا جو مان جاتا، وہ کبھی اس کی بات کو موضوع نہیں بنانا چاہتا تھا۔ بکواس مت بکو مت، کون ہے جو نہیں جانتا؟ اسد کو تب چڑھی تھی۔ چھوڑو، یہ بتاؤ رانیہ کا کیا قصہ ہے؟ تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، بڑے دوست بنے پھرتے ہو۔ ہوا ہوا بھی نہیں لگنے دی، اور ساتھ ہی اسے زوردار مکہ رسید کیا تھا۔ یار، مانا کہ تم فورس میں ہو، لیکن میری ہڈیاں کیوں توڑ رہے ہو؟ اسد نے منہ بنایا تو عازب کہہ بلند ہوا۔ اب وہ دل سے ہنس رہا تھا۔ قصہ وصہ کوئی نہیں یار، ہم تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں۔ ہاں بس وہ میری کلاس فیلو تھی، اچھی ڈیسنٹ لڑکی ہے، اور ایک دو دفعہ تایا جان کی طرف ہیلو ہائی ہوئی۔ پھر بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ عازب حیران رہ گیا۔ بات بابا جان اور مما جان نے پہنچائی۔ بابا جان اس دن بضد تھے تایا جان سے بات کرنے کے لیے، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اور مما جان انتظار میں تھی کہ میں انکار کروں اور وہ اپنی بھانجی یعنی میک اپ کی چلتی پھرتی دکان کو میرے لیے لے آئے۔ ان دونوں کو روکنے کا صرف ایک طریقہ تھا، یہی کہ میں کسی کا نام ان کے سامنے رکھ دیتا۔ سو میرے ذہن میں جو نام آیا میں نے بول دیا۔ عازب میک اپ کی دکان والی بات پر ہنستا جا رہا تھا۔ اور ایسے ہی تم نے رانیہ کا نام لے لیا؟ واہ، یہ کیا ٹائمنگ ہے! عازب نے طنز کیا۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا تم اسکواڈرن لیڈر عازب کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ عازب نے غصے سے گھورا۔ خیر وہ تو تم بن چکے ہو۔ شکل دیکھی تھی اپنی جب تک تمہیں رانیہ کے بارے میں نہیں پتا تھا، اور اب دیکھو کیسے کھل رہے ہو۔ اسد سچ کہہ رہا تھا، کوئی بھی پاس ہوتا تو یہ فرق واضح محسوس کر لیتا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، تم خوامخواہ ایشو بنا رہے ہو۔ عازب کو اس طرح پکڑے جانے کا کوئی بہانہ نہ مل پایا۔ السلام علیکم۔ عثمان کے داخل پر اسد کی زبان رک گئی۔ وہ عائشہ کو ڈراپ کر کے آیا تھا، مونزا نے آنے سے منع کر دیا تھا تاکہ وہ آپس میں بات کر سکیں۔ کیا چل رہا ہے اسد؟ تم تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ تم جیسا انسان اور لو میرج میں سچ میں حیران ہوں۔ اسد اپنی بہنہ یعنی مونزا کے علاوہ باقی سب لڑکیوں سے الرجک رہتا تھا۔ کیوں بھائی، مجھے کیا ہے، میں لو میرج کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا ارے کیوں نہیں، میں تو بس یہ سوچ رہا کہ کہیں رانیہ اندھی تو نہیں ہو گئی، اسے تم میں کیا نظر آ گیا؟ عثمان نے عازب کی طرف دیکھ کر آنکھ دبا کر اور ہنسی چھپا کر کہا، اڑاؤ مذاق اور اڑاؤ
भूलो भूलो में मेरा टाइम भी आएगा। असद जल कर बोला। देखेंगे देखेंगे। उस्मान भी तपाने वाले अंदाज में बोला। खैर है, ये मौसूफ बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। उस्मान का रुख अब आजिब की तरफ था। इश्क हो गया है मौसूफ को, असद ने जवाब दिया। तुम्हारा हमें सिर्फ बातें कहलाने का प्रोग्राम है, बातें खिलाने का प्रोग्राम है। बाहर निकलो। अब आजिब खफगी से कहता बाहर निकल गया तो पीछे दोनों के कहके बुलंद हुए। असद की खुशी को देखते हुए मैंने रानिया के लिए बात कर ली और बज़ाहिर असलम भाई को कोई एतराज़ नहीं, और सुबह अम्मा जान आ जाएंगी तो हम बाकायदा कोई रस्म कर आएंगे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अपनी बेटे की खुशी में खुश रहो। इस दिन के बाद आज हसनैन साहब बीवी से मुखातिब हुए थे तो सिर्फ बेटे की खातिर, ताकि वो कोई इख्तलाफ ना करे बाद में। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं असद की शादी में सिर्फ आमना से करवाऊंगी। आसिया बेगम अपनी इस ज़िद में बेटा हाथ से गवाओगी तुम। इस उम्र में कुछ भी कर लेगा। वो गुस्से से बोले तो वो ढीली पड़ गई और हसनैन साहब के दिल में टिस उठी थी और कोई शिद्दत से याद आया था। दफ़ा हो जाओ इस घर से। आज के बाद मर गई तुम हम सब के लिए। माजी की एक आवाज़ कानों में गूंजी तो आंखों के कुर्ब से आंखें मूंद ली।